नमस्कार दोस्तों। तो आज हमारी तीसरी क्लास है क्वेश्चन सेशन की। साइंस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। आप इस प्रैक्टिस सेशन को किसी भी क्लास के लिए ले सकते हैं। तो आज हमारा तीसरा लेक्चर है, तो इसमें हम टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चंस पढ़ेंगे और प्रत्येक टॉपिक से लगभग 100 से 120 क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आप इस क्वेश्चन सेशन को किसी भी क्लास के लिए ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आपको व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा होगा। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। यानी कौन सा ऐसा रुधिर वर्ग है जिसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। इसका पहला ऑप्शन में लिख देता हूं, ए ऑप्शन, बी, सी और डी। 4 ऑप्शन है इसके। पहला ऑप्शन है ए, दूसरा है ए बी, तीसरा है नहीं, दूसरा बी है, दूसरा बी, तीसरा ए बी, चौथा ओ। यानी मेरे पास क्वेश्चन की शीट है, आपको क्वेश्चन ऊपर दिखाई दे रहा होगा। तो किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। ऐसा कौन सा रुधिर वर्ग है जिसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। जैसे आपने ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ा होगा। तो चलिए इसका आंसर बताइए। चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूं। इसका आंसर है सी। सी हमारा आंसर सही हो जाएगा। इसका ये वाला आंसर इसका सही है। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग ब्लड ग्रुप के बारे में, कि ब्लड ग्रुप की खोज आपको पता है लैंड स्टीनर ने की थी। तो अब बात आती है, ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं। जैसे मैं यहां शॉर्ट में लिख देता हूं, समझना आपको, ठीक है। ब्लड ग्रुप बी जी, ठीक है। ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ए बी, ए बी और ओ। ये 4 प्रकार के। पहले ये 0 ब्लड ग्रुप था, बाद में चेंज करके इसको ओ ब्लड ग्रुप कर दिया गया, ठीक है। अब बात आती है एंटीजन। इस पर बेस्ड कई क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूं, आपको समझना है इसको, ठीक है। एंटीजन, और उसके बाद में होता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी, एंटीबॉडी। अब पहले एक बात आपको समझनी है कि जिस भी ब्लड ग्रुप में, यानी जिसका भी ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, तो उसमें एंटीजन भी ए ही होगा। ये बात आपको समझनी है। जिस ब्लड ग्रुप में, यानी ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति में, या ए ब्लड ग्रुप जिसका भी है, उसमें एंटीजन ए होगा, एंटीबॉडी स्मॉल बी होगी। यानी एंटीबॉडी स्मॉल में होती है और एंटीजन होता है कैपिटल में, ठीक है। एंटीजन सेम होता है, अपने जो ब्लड ग्रुप है वो एंटीजन बिल्कुल सेम होता है। इसमें ए है तो इसमें भी ए ही होगा और कैपिटल ही होगा। लेकिन एंटीबॉडी होती है अपोजिट, यानी ठीक अपोजिट, यानी विपरीत। ए है उसमें बी एंटीबॉडी होगी। अब आगे देखो, बी जिसका ब्लड ग्रुप है उसमें बी तो एंटीजन होगा लेकिन ए एंटीबॉडी होगी, ठीक है। ये बात समझ गए होगे। अब ए बी में क्या होता है कि एंटीजन तो दोनों होते हैं, एंटीजन दोनों होते हैं, लेकिन एंटीबॉडी कोई नहीं होती। इसमें एंटीबॉडी कोई नहीं होती। ए बी वाले ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी कोई नहीं होती, ठीक है। अब ओ ब्लड ग्रुप वाले की बात करें, ओ वाले में एंटीजन कुछ नहीं होता, एंटीजन कोई नहीं होता, और एंटीबॉडी दोनों होती है, ए बी होती है और बी, ठीक है। ए बी और बी बी, यानी दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो था, किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती हैं। तो आपको आंसर दिख रहा होगा
कि जो हमारा ए बी ब्लड ग्रुप है उसमें एंटीबॉडी की संख्या कुछ भी नहीं है, एंटीबॉडी है नहीं। इसका आंसर हमारा सी ऑप्शन सही है। ठीक है, ये बात समझ गए होंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं? मैं ऑप्शन लिख देता हूं, ए बी और ओ। ऑप्शन सेम है। आपको यह बताना है कि किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी दोनों पाई जाती हैं। आपको आंसर भी दिख रहा होगा यहां से, एंटीबॉडी ये दोनों किसमें है? ओ वाले में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी हमारा सही। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि किस रुधिर वर्ग में एंटीजन नहीं पाई जाती? किस रुधिर वर्ग में एंटीजन नहीं पाई जाती? अब एंटीजन नहीं पाई जाती, कौन सा ऐसा रुधिर वर्ग है? अब ऑप्शन देखना आपको, एंटीजन किसमें नहीं है? तो ओ वाले में नहीं है, तो इसका भी ऑप्शन यही वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो एंटीजन एंटीबॉडी से संबंधित मैंने 3 से 4 क्वेश्चन कराया आपको, तो ये सारे समझ में आ गए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? इसका ऑप्शन है प्रतिकूल वातावरणीय दशा के, यानी प्रतिकूल, मैं ऑप्शन लिख देता हूं, आपको ऑप्शन क्वेश्चन में दिखाई दे रहे होंगे। प्रतिकूल वातावरणीय दशा में, दशा के। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है हमारा पोषक पदार्थों की कमी के, पोषक पदार्थों की कमी के, पदार्थों की कमी के। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है हमारा विपरीत, विपत्ति के, विपत्ति की। और चौथा ऑप्शन है हमारा संक्रमण के, तो इसमें आपको यह बताना है कि जो एंटीबॉडी जो कार्य करती है वो किसके विरुद्ध करती है, यानी किसके विरुद्ध कार्य करती है एंटीबॉडी हमारी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रतिकूल वातावरणीय दशा के। प्रतिकूल वातावरणीय दशा के मतलब जैसे जिस भी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है तो उसका एंटीजन भी ए होगा। अगर उस व्यक्ति में बी एंटीजन वाला ब्लड आ जाए तो वो प्रतिकूल वातावरण हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, तो ये चीज मिसमैच हो जाती है और क्या होता है, हमारी धमनियां और सिराएं फट जाती हैं। ठीक है, और पिचक जाती है मोस्टली। वैसे फटने का काम बहुत रेयर केस में होता है। तो क्या होता है, प्रतिकूल वातावरणीय दशा के विरुद्ध में कार्य करती है एंटीबॉडी। ठीक है, एंटीबॉडी कब कार्य करती है, जैसे बॉडी में कोई भी प्रतिकूल दशा इनको मिल जाए तो ये कार्य करना शुरू कर देती हैं। ठीक है, कोई भी रोग आ जाए उसका भक्षण कर जाती हैं। कोई भी मिसमैच ब्लड आ जाए, जो बेमेल ब्लड के नाम से जाना जाता है, मिसमैच ब्लड, वो आ जाए तो भी ये अपना कार्य स्टार्ट कर देती हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी प्रतिकूल वातावरणीय दशा के, ये इसका ऑप्शन सही ऑप्शन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? ऑप्शन लिख देता हूं मैं, भालू से, बंदर से, मनुष्य से, बिल्ली से, मनुष्य से, और जो चौथा ऑप्शन है हमारा बिल्ली से। चलिए इसका आंसर बताइए। चलो मैं बता देता हूं, इसका आंसर है
बी ऑप्शन सही है, बंदर से। मैं थोड़ी सी डिटेल में बताना चाहूंगा इसके बारे में कि जो RH एंटीजन होता है, RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर समझ लीजिए। जो RH होता है, RH एक प्रकार का एंटीजन होता है। ये RH क्या होता है? एंटीजन होता है। जिस भी व्यक्ति में एंटीजन पाया जाता है वो RH पॉजिटिव होता है, और जिसमें एंटीजन नहीं पाया जाता वो RH नेगेटिव होता है। तो समझिए थोड़ा सा, RH जो नाम आया वो आया था, एक बंदर की प्रजाति थी, रीसस नाम की प्रजाति, यानी कौन से नाम की प्रजाति थी? रीसस नाम की प्रजाति, वहां से RH ले लिया गया, उसमें ये एंटीजन खोजा गया था सबसे पहले। अब मैं थोड़ी सी बात और कर लेता हूं। जो RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव, दो प्रकार के पर्सन्स यानी व्यक्ति होते हैं। एक होते हैं RH पॉजिटिव, दूसरे होते हैं RH नेगेटिव। जिनमें RH एंटीजन पाया जाता है वो RH पॉजिटिव होते हैं, और जिनमें RH एंटीजन नहीं पाया जाता वो RH नेगेटिव होते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भारत में। भारत में RH पॉजिटिव की जो संख्या है लगभग है 93%। 93% भारत में RH पॉजिटिव के व्यक्ति हैं। ठीक है, और केवल 7% RH नेगेटिव के व्यक्ति हैं। भारत की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, हम भारत में रहते हैं तो भारत की बात पहले करेंगे। तो RH पॉजिटिव 93% व्यक्ति हैं भारत में, और RH नेगेटिव की संख्या 7% है। ठीक है, तो अब हम वर्ल्ड की बात करते हैं, विश्व की। विश्व में कितना ये प्रतिशत? विश्व में है 85%। 85% प्लस वाले हैं, और लगभग 15% नेगेटिव वाले, यानी RH माइनस वाले हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। RH एक प्रकार का एंटीजन है जो एक बंदर की प्रजाति से लिया गया है, जिसका नाम था रीसस नाम का बंदर। ठीक है, तो RH पॉजिटिव 93% और 4% RH नेगेटिव है, वो भारत की बात है। विश्व की बात करें तो 85% RH पॉजिटिव है और 15% RH नेगेटिव वो विश्व में पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं बैठा देता हूं इसको। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा RH तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है। यानी RH जो तत्व है उसके अनुसार देखा जाए तो विवाह के लिए कौन सी जोड़ी उपयुक्त नहीं है, यानी किस जोड़ी का विवाह नहीं हो सकता, और हो भी जाए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो चलिए मैं ऑप्शन लिख देता हूं। RH प्लस पुरुष तथा RH माइनस महिला। पहला ऑप्शन है हमारा RH प्लस पुरुष तथा RH माइनस महिला। थोड़ा सा समझना है इसको, RH माइनस महिला। दूसरा ऑप्शन है हमारा RH माइनस पुरुष तथा RH प्लस महिला। RH माइनस पुरुष तथा RH प्लस महिला। RH प्लस महिला। तीसरा ऑप्शन है हमारा RH प्लस पुरुष, RH प्लस महिला, RH प्लस पुरुष और RH प्लस महिला, RH प्लस महिला। चौथा ऑप्शन है हमारा RH माइनस पुरुष तथा RH माइनस महिला। RH माइनस पुरुष तथा RH माइनस महिला। तो चलिए इसमें बताइए ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है। क्वेश्चन है RH तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी कौन सी जोड़ी का विवाह करना उपयुक्त नहीं है, अच्छा नहीं होगा या कोई भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। ठीक है, तो चलिए इसका ऑप्शन बताइए। इसका ऑप्शन
चलिए मैं बता देता हूं, इसका ऑप्शन ए सही है हमारा, ए। यानी ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसका एंटीजन यानी RH प्लस हो, यानी ब्लड ग्रुप प्लस में नहीं होना चाहिए, उसका ब्लड ग्रुप प्लस में नहीं होना चाहिए और महिला का माइनस भी नहीं होना चाहिए, इनका विवाह करना निषेध है, यानी इनका विवाह नहीं कर सकते, करेंगे तो बहुत बड़ी समस्या होती है। इसको मैं थोड़ा सा आगे बताने वाला हूं, तो आप यहां पर इतना ही समझिए कि RH प्लस पुरुष की शादी RH माइनस महिला के साथ करने से एक समस्या उत्पन्न हो जाती है जिसका नाम है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। इसका मतलब होता है कि मां के गर्भ में ही बच्चे की मृत्यु हो जाती है। इसको मैं थोड़ा सा आगे बताऊंगा, ठीक है। तो यहां पर आपको इतना समझना है कि RH प्लस पुरुष की शादी RH माइनस महिला के साथ करना ठीक नहीं होता, यानी ये उपयुक्त नहीं है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाँ, संतानों की भ्रूणी अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस कहा जाता है। इसका कारण है, मैं इसके ऑप्शन लिख देता हूं। इसके ऑप्शन RH पिता का RH प्लस, माता का RH प्लस, चलिए मैं ऑप्शन दूसरे लिख देता हूं, ये ऑप्शन थोड़े से अलग है, यानी ऑप्शन है यही लगभग लेकिन थोड़े से अलग टाइप से है। यानी पिता का RH प्लस होना चाहिए, यानी पिता, लिख देता हूं RH प्लस और कॉमा लगा के इधर लिख दे रहा हूं आपको, बीच में तथा लिखा हुआ है, तो यहां पे माता RH प्लस। दूसरा ऑप्शन है पिता RH माइनस और माता RH प्लस, माता RH प्लस। तीसरा ऑप्शन है पिता RH माइनस, पिता RH माइनस, माता RH माइनस, यानी माता RH माइनस। चौथा ऑप्शन है पिता RH प्लस, पिता RH प्लस और माता RH माइनस, RH माइनस, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। यानी क्वेश्चन दोबारा से मैं पढ़ देता हूं, यानी संतानों की भ्रूणी अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। तो इस रोग को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस कहते हैं या कहा जाता है। इसका कारण है कि यदि कोई भी पिता है उनका ब्लड ग्रुप RH प्लस है, माता का RH माइनस है, तो इनकी शादी करोगे तो भ्रूण में ही संतान की मृत्यु हो जाती है। उसका मेन कारण है वो है पिता का RH प्लस होना और माता का RH माइनस होना। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा डायग्राम आपको बना के दिखा रहा हूं। जैसे हमने लिखा सबसे पहले A, अब आपको देखना है एरो, देखना है एरो किधर जा रहा है और किधर से आ रहा है। एरो जैसे हमने सबसे पहले इनको बना लेंगे, यानी ये इसको दे भी सकता है, इससे ले भी सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे बनाएंगे बी को दे सकता है, बी से ले सकता है, यानी स्वयं को तो सब कुछ दे सकता है, अपोजिट को किस किस को दे सकता है वो एरो के अनुसार समझेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखो ओ वाला ओ को दे सकता है और ओ से ले भी सकता है, और ए बी वाला ए बी को दे सकता है और ए बी से ले भी सकता है, ठीक है। अब आपको एक बात समझनी है, सबसे पहले हमें यह समझना है कि जो एरो लगा हुआ है, एरो यानी इधर से भी आ रहा है इधर से भी आ रहा है, तो ये एक दूसरे को दे सकते हैं, ये भी एक दूसरे को दे सकते हैं, ये भी, यहाँ पे बी मैंने लिखा नहीं है, ये भी दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं।
अब क्या करना, सारे एरो ऊपर की साइड छोड़ देने हैं हमें, सारे एरो ऊपर की साइड से छोड़ देने हैं। जैसे ये वाला इधर एरो छोड़ दिया हमने, इस वाले का इधर छोड़ दिया, इस वाले का इधर छोड़ दिया, समझना थोड़ी सी बात मेरी। इसको इधर छोड़ दिया, इसको इधर छोड़ दिया, ठीक है। ऊपर कोई छोड़ने, नीचे को कोई एरो नहीं आना चाहिए। जो मैंने पहले लिख दिए वो तो है, लेकिन जो बाद में जो ये वाले बनाए, ये वाले नीचे नहीं आने चाहिए, ठीक है। और ये क्रम ये लिखना है, ए बी ऊपर रखना है, ए इधर, ए और बी को चाहे इधर भी कर सकते हो, लेकिन इसको नीचे ही रखना है, ओ वाले को नीचे, ए बी वाले को ऊपर, ठीक है। तो अब यहां से समझेंगे, देखो ए वाला ए को दे सकता है, ए से ले सकता है। अब ए को कौन दे सकता है, ओ भी दे सकता है, ए को ओ भी दे सकता है। अब देखो इसको देने वाले दो हो गए। अब देखो, अब ए बी को दे सकता है, ओ ए बी को दे सकता है, बी ए बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, यानी ए बी सबका ब्लड ले लेता है। ए बी पर्सन है, ए बी जो ब्लड ग्रुप है वो सभी का ब्लड ले सकता है, और ओ केवल ओ से ही लेगा, ओ वाला ओ से ही लेगा। अब बी वाला बी से ले सकता है और बी को दे सकता है, और बी वाला ओ से भी ले सकता है। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे प्लस माइनस का एक चक्कर और है, वो भी समझना है। अब तो प्लस माइनस में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि हमेशा प्लस वाला तो प्लस को दे सकता है, प्लस वाला प्लस को दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले तो मैं ये सेट करना होता है, उसके बाद में प्लस माइनस सेट करना है, ठीक है। प्लस माइनस बाद में सेट करेंगे, पहले हम क्या सेट करेंगे कि कौन किसको दे सकता है। प्लस माइनस को हम बाद में देखेंगे, ठीक है। जो प्लस वाला प्लस को दे सकता है, माइनस वाला माइनस को दे सकता है, सेम सेम में दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगली बात है, माइनस वाला प्लस को भी दे सकता है, यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है। माइनस वाला प्लस को दे सकता है, लेकिन दिक्कत कहां पर है कि प्लस वाला व्यक्ति या प्लस वाला ब्लड ग्रुप माइनस वाले को नहीं दे सकता। यहां पे समस्या है, यहां पर समस्या है, ये डोनेट नहीं कर सकते हम लोग। तो इसमें देखो हमारा एक क्वेश्चन था अभी, उसका जो लास्ट ऑप्शन था, पिता का RH प्लस तथा माता का RH माइनस नहीं होना चाहिए, यानी पिता प्लस नहीं होना चाहिए, माता RH माइनस नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर ये समस्या उत्पन्न नहीं होगी, ठीक है। अगर ये पिता प्लस RH प्लस है और माता RH माइनस, तो ये वाली समस्या उत्पन्न हो जाती है कि गर्भ में ही उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। ये बात समझ गए होंगे। तो इसका ऑप्शन हमारा डी सही था, मैंने ऑप्शन मिटा दिए हैं, आपको ऊपर दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। तो ये बात हमें समझनी है कि प्लस वाला माइनस को नहीं दे सकता ब्लड, ठीक है। इसी वजह से इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटल इसकी डिसीज हो जाती है। इसमें आप इसको भी थोड़ा समझ लीजिए कि जो इसमें पहली संतान होती है, प्लस वाली तो स्वस्थ पैदा हो जाती है, माइनस वाली भी स्वस्थ पैदा हो जाती है, चाहे वो प्लस वाली हो चाहे माइनस वाली हो, पहली तो हो सकती है, यानी फर्स्ट तो संतान चाहे प्लस की हो चाहे माइनस की हो जन्म ले लेगी। लेकिन जब सेकंड हमारी जो संतान होगी, सेकंड अगर वो प्लस वाली हुई तो ये जन्म नहीं ले सकती, क्योंकि इसकी तब जैसे इस टाइम में क्या होता है, माँ की जो एंटी इम्यूनिटी जो पावर है वो एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देती है। एंटीबॉडी तब बनाई जाती है जब कोई रोगाणु बॉडी में इंटर करता है। तो प्लस वाला यानी पिता का ब्लड जब माँ के माइनस वाले में इंटर करता है, तब माँ की जो इम्यूनिटी पावर है, यानी जो रोगों से लड़ने की क्षमता है, वो एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देती है कि कोई भी एक रोगाणु आया था उसके लिए एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देती है। तो सेकंड संतान होती है उसको ये संतान जब पैदा होती है प्लस वाली, तब तक माँ की एंटीबॉडी तैयार हो जाती है और इसको गर्भ में ही इसका भक्षण कर जाती है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। इसको हम डिटेल से जब हम इसका थ्योरी क्लास पढ़ेंगे तब पढ़ लेंगे, ठीक है। अभी मैंने थोड़ा सा शॉर्ट बता दिया आपको, तो समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है यानी किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है। तो मैं ऑप्शन लिख देता हूं, फाइब्रिन, प्लाज्मा। पहला ऑप्शन है फाइब्रिन, दूसरा है प्लाज्मा, तीसरा ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, और जो चौथा है हिपेरिन। चौथा ऑप्शन है हमारा हिपेरिन। तो चलिए बताइए, चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर डी सही है। अब हिपेरिन क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। हिपेरिन एक प्रकार की प्रोटीन होती है, ये हमारे लीवर में उत्पन्न होती है, यानी इसका निर्माण है वो लीवर में होता है। इसका जो निर्माण है वो लीवर में होता है। इस हेपेरिन प्रोटीन का जो निर्माण है वो लीवर में होता है। ये काम क्या करती है, हमारी बॉडी में ब्लड को जमने से रोकती है, बॉडी के अंदर, बाहर नहीं। बाहर रोकने वाले तो एक प्लेटलेट होती है हमारी, और विटामिन के बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो बॉडी के बाहर ब्लड का क्लॉट बनाते हैं, लेकिन ये बॉडी के अंदर ब्लड का क्लॉट बनने से रोकती है, क्योंकि बॉडी के अंदर यदि क्लॉट बन गया तो ब्लड का फ्लो रुक जाएगा और डेथ हो जाएगी। तो हेपेरिन जो प्रोटीन है ये बॉडी के अंदर ब्लड का फ्लो कंटिन्यूअसली बनाए रखती है और ब्लड को जमने नहीं देती। ठीक है, तो वो हेपेरिन प्रोटीन है हमारी जो हमारी बॉडी में ब्लड का क्लॉट बनने से रोकती है, यानी रक्त का थक्का नहीं जमने देती। तो इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। यानी रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है, यानी किसके द्वारा एंटीबॉडी बनाई जाती है। ऑप्शन है मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। पहला ऑप्शन है मोनोसाइट, दूसरा ऑप्शन है लिम्फोसाइट, और तीसरा ऑप्शन है इयोसिनोफिल। और चौथा ऑप्शन है न्यूट्रोफिल। तो ये हमारे चार ऑप्शन है। इसमें आपको ये बताना है कि हमारी जो रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है, कौन सा ऐसा इसमें पदार्थ है जिसके द्वारा एंटीबॉडी बनती है हमारी एंटीबॉडी। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी बी विल बी द करेक्ट आंसर। अब इसमें अब लिम्फोसाइट ये होती क्या है, कहां पे होती हैं, तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये WBC का पार्ट है, WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स का पार्ट है। व्हाइट ब्लड सेल्स दो प्रकार की होती हैं, एक होती है कणिकामय ग्रेन्युलोसाइट, एक होती है कणिकामय, थोड़ा सा समझ लीजिए, कणिकामय, और दूसरी होती है अकणिकामय। इसमें क्या होता है कि कणिकामय तीन प्रकार की होती हैं, मैं यहां पे आपको ऐसे लिख दे रहा हूं, ऐसे बोल दे रहा हूं। कणिकामय तीन प्रकार की होती है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इयोसिनोफिल। और अकणिकामय दो प्रकार की होती हैं, एक होती है लिम्फोसाइट, यानी लिम्फोसाइट, और दूसरी होती है मोनोसाइट। यानी अकणिकामय का पार्ट है ये लिम्फोसाइट। ये क्या करती है, हमारी बॉडी में एंटीबॉडी का निर्माण करती है। ये जो सेल्स होती हैं ये हमारी बॉडी में एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर बी सही आंसर है इसका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम एक
क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन, किसी में 1 क्वेश्चन आराम से पढ़ रहे हैं, तो इसको ध्यान से समझिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं? यानी जो लाल रक्त कणिकाएं उनका जो साइंटिफिक नाम है वो क्या है? चलिए मैं ऑप्शन लिख देता हूं। पहला है एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट। दूसरा है ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट। तीसरा ऑप्शन है थ्रोम्बोसाइट, इओसिनोफिल। चौथा थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। चौथा इओसिनोफिल, इओसिनोफिल। चलिए इसका आंसर बताइए कि जो लाल रक्त कणिकाएं उनका जो नाम है, दूसरा नाम है, जो साइंटिफिक नाम है वो क्या है? तो चलिए मैं इसको बता देता हूं। इसका नाम है एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट लाल रक्त कणिकाओं को कहते हैं। इससे पहले मैंने आपको एक डिसीज पढ़ाई थी, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस, यानी गर्भ में ही क्या होता है कि आरबीसी का भक्षण हो जाता है, तो वो एक प्रॉब्लम्स थी। तो एरिथ्रोसाइट लाल रक्त कणिकाओं का साइंटिफिक नाम है, ठीक है। और जो ल्यूकोसाइट आपको दिखाई दे रहा है ये है सफेद रक्त कणिकाओं का, ये है सफेद रक्त कणिकाओं का नाम, रक्त कणिका। ये लाल रक्त कणिकाओं का नाम है, लाल रक्त कणिका। क्या है? लाल रक्त कणिका। यानी जो एरिथ्रोसाइट है वो लाल रक्त कणिकाओं का है, ल्यूकोसाइट है वो सफेद रक्त कणिकाओं का है, थ्रोम्बोसाइट है ये प्लेटलेट का है, प्लेटलेट, प्लेटलेट्स का है, ठीक है। इओसिनोफिल है, इओसिनोफिल मैंने अभी बताया था, डब्ल्यूबीसी की डब्ल्यूबीसी का पार्ट है ये इओसिनोफिल, है ना, जो कणिका में पार्ट में पाया जाता है इओसिनोफिल, मैंने बताया नहीं था, आप पीछे क्लास में देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसमें हमने 3 क्वेश्चन पढ़े। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि लाल रक्त कणिकाएं कहां उत्पन्न होती हैं, यानी इनका निर्माण कहां पर होता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहां होता है? मैं ऑप्शन लिख देता हूं इसका। पहला ऑप्शन है तिल्ली, दूसरा ऑप्शन है वृक्क, तीसरा ऑप्शन है यकृत, इसको लिवर भी कहते हैं, इसको किडनी कहते हैं, इसको स्प्लीन कहते हैं, और चौथा ऑप्शन है अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा। यानी आरबीसी का निर्माण कहां पर होता है, हमारा क्वेश्चन ये है। तो चलिए मैं बता देता हूं, आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा, यानी हमारा डी ऑप्शन सही है। अस्थि मज्जा को बोन मैरो भी बोलते हैं, बोन मैरो, बोन मैरो, बोन मैरो, यानी अस्थि मज्जा को बोन मैरो। ये बोन मैरो कहां पर होती है? ये जो हमारी अस्थियां होती हैं, अस्थियां में एक बीच में होल पाया जाता है, उसमें ये बोन मैरो होती है, उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, यानी मोस्टली इनका निर्माण होता है उसमें। तो उसमें भी अलग अलग टाइप की है। लाल जो रक्त कणिकाएं उनका जो निर्माण होता है वो होता है अस्थि मज्जा में, यानी अस्थि मज्जा, ठीक है, अस्थि मज्जा में होता है, तो यानी बोन मैरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? ऑप्शन पाई जाती है, जैसे एक होती है येलो बोन मैरो, एक होती है रेड बोन मैरो, यानी येलो बोन मैरो होती है और एक होती है रेड बोन मैरो, यानी लाल अस्थि मज्जा। क्या लिख दिया मैंने? रेड बोन मैरो, ठीक है। एक पीली अस्थि मज्जा होती है, एक लाल अस्थि मज्जा होती है, ठीक है। तो
पीली अस्थि मज्जा में क्या होता है, इसमें व्हाइट ब्लड सेल्स का निर्माण होता है, WBC का निर्माण होता है, और जो रेड बोन मैरो होती है इसमें RBC का निर्माण होता है। ऐसे भी ध्यान रखना, RBC लाल होती है तो लाल रक्त, रेड बोन मैरो यानी लाल अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होगा, और येलो बोन मैरो पीली में होता है व्हाइट का। ठीक है, इतना आपको समझना है। तो चलिए अब इसका आंसर आपको बताना है। इसका जो आंसर है, इसका क्वेश्चन है, निम्न में से किसको RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है? इसका ऑप्शन होता है हमारा सी सही हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, प्लीहा। प्लीहा को स्प्लीन भी कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, हमारा जो RBC है वो जाकर के नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूं। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान भी है और आपको पता भी होगा। तो चलिए हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम क्लास को एंड करेंगे। और चलिए, मनुष्य की लाल कड़कावा जीवन काल होता है। मनुष्य की लाल कड़कावा जीवन काल होता है 120 दिन, 150 दिन, 180 दिन और 190 दिन। चलिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, सबको आंसर पता होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। इससे आगे का जो भी क्वेश्चन सेशन है हम देखेंगे कि इस टॉपिक से अभी कितने क्वेश्चंस और कराने हैं, तो वो हम अगली क्लास में करेंगे।